नमस्कार, कैसे हैं आप। मेगा एजुकेशन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारी जो इंडियन पॉलिटी में जो सीरीज चल रही थी वो राष्ट्रपति चल रही थी और राष्ट्रपति के हमने पार्ट 5 अभी तक हमने जारी किए, वो आपने देख लिए। अगर आपने नहीं देखे तो पांचों पार्ट्स आप देखें। लगभग राष्ट्रपति के जो प्रावधान थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अभी आज हम राष्ट्रपति को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। उसमें आप देखें, जिसे राष्ट्रपति होगा भारत का और उसमें सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। वो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, देश का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है, प्रमुख है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति की पावर्स को लेकर हम कोई एक दो शक्तियां बात नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को सामान्यतः राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली शक्ति आप देख सकते हैं संकटकालीन शक्ति या सामान्यकालीन शक्ति, जिसको शांतिकालीन शक्ति भी कहते हैं, और दूसरा उसका पार्ट है आपातकालीन शक्ति या एक है संकटकालीन शक्तियां, जिसमें जो सामान्यकालीन या शांतिकालीन जो शक्ति है वो जो सामान्य रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार इनको यूज करती है। जैसे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल जो काम में लेता है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो इसके अंतर्गत आता है। किसमें? सामान्यकालीन शक्तियों में। और संकटकालीन शक्तियां क्या है? क्योंकि जो भी टॉपिक्स आपके हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपातकालीन शक्ति है। और अगर आप देखें तो जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपकी जो संकटकालीन आपातकालीन जो प्रावधान है वहां से प्रश्न बनता है। इसीलिए आज हम पहले पार्ट्स को लेकर दूसरे पार्ट को पहले ले रहे हैं, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भारत में क्यों किया गया है, इसको लेकर आप थोड़ा सा समझे। आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? जैसे सब कुछ सही चल रहा है, इसका मतलब शांतिकालीन शक्तियां प्रयोग में लाई जाएंगी, लेकिन असाधारण स्थितियां पैदा हो जाएं, असाधारण परिस्थितियां पैदा हो जाएं, ऐसी स्थिति में सरकार को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति को ऐसे पावर दिए गए हैं ताकि वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इन शक्तियों को ये कह सकते हैं संकट आ जाए अचानक से, जैसे अभी आप लोग देखिए कोरोना चल रहा है। इस कोरोना में देश के सामने आर्थिक मंदी जैसी माहौल बन रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार को प्रयास कर रही है लेकिन संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना। ऐसी स्थिति में संकट आ सकता है, तो इस संकट में भी आपातकाल बन सकता है। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये आपातकाल कौन सा आपातकाल होगा इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो यहाँ असाधारण परिस्थितियों मतलब संकटकालीन। अब हम देखेंगे कि इन संकटकालीन परिस्थितियों में कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी प्रोविजंस। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं? सामान्यतः भाग संख्या 18 में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की बात करी गई है। एक बात आपको ये भी जाननी है कि ये भारत में कहां से ली गई हैं। तो जर्मनी के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। जर्मनी का जो संविधान है वहां पर आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, वहीं से हमने हमारे देश में इसको लिया है। तो यहाँ एक प्रश्न बन गया कि आपातकालीन जो प्रोविजन किया गया भारत के संविधान में वो जर्मनी से प्रभावित है। कौन से भाग में है? भाग 18 में दिया गया है।
जैसा कि 18 जो उम्र होती है, एक तरह से आपातकालीन प्रावधान जैसा ही होता है, तो इसको यूं याद कर सकते हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की बात करी गई है, जिसमें पहली हम लोग लेते हैं अनुच्छेद 352, दूसरा लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 356 और तीसरा लेते हैं अनुच्छेद 360। क्या क्या नामों से इनको जाना जाता है आर्टिकल्स को? देखिए यहां आर्टिकल 352 जो है, 352 को राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। दूसरा जो आर्टिकल आपका राज्य आपात, जिसको आप लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, जो राज्यों में लागू किया जाता है। और तीसरा जो है वित्तीय आपात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसी स्थितियां बन सकती है वित्तीय आपात। तो सबसे पहले भाग संख्या 18 में 3 प्रकार के राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, इसको कॉमन भाषा में कहेंगे। और तीसरी जो बात करी गई वित्तीय आपात, एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में क्या प्रावधान है समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा सा आप लोग जुड़िए। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 का प्रयोग कब होता है, कब होगा, यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग कब करेगा, कब कब इसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहां आपको समझना है, जब 3 स्थितियां पैदा हो जाए, 3 स्थितियां पैदा हो जाए, जिसमें पहली स्थिति भारी आक्रमण, दूसरी स्थिति बनती है युद्ध का मतलब भारत स्वयं युद्ध करे या युद्ध में शामिल हो जाए। तीसरी स्थिति है सशस्त्र विद्रोह होने पर। प्रश्न यहां से बनता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग सामान्य स्थितियों में कब किया जाता है? तो भारी आक्रमण का मतलब यहां आप लोग देख सकते हैं, जब विदेशी राष्ट्र हम पर आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, ऐसी स्थिति में हम लोगों को पूरे जोर शोर से उस देश का मुकाबला करना होगा, कि देश की एकता और अखंडता की बात आ रही है। उस समय हमारा संघात्मक ढांचे के स्थान पर एकात्मक लक्षण आ जाता है और केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के हाथ में सारे पावर आ जाते हैं, और वहां पर आधार जो बनता है वो भारी आक्रमण बनता है। और उस भारी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति जी क्या लगा सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके। दूसरी बात करेंगे युद्ध, ऐसा लिखा हुआ है युद्ध का मतलब यहाँ ये है कि भारत पर ही विदेशी आक्रमण हो सकता है। भारत भी तो परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि जब वह किसी पे युद्ध कर सकता है, यानी युद्ध में शामिल हो सकता है। जैसे 2-3 हमारे पड़ोसी हैं, वहां पर युद्ध जैसी संभावनाएं चल रही है, युद्ध हो रहा है और भारत का कोई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, ऐसी स्थिति में भारत भी तो युद्ध में कूद सकता है। तो लिखा हुआ है युद्ध स्वयं करे या युद्ध में शामिल हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरी बात करेंगे सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब यहाँ क्या लिया गया है? ये जो प्रोविजन जो किया गया है वो आप लोग ये देखिए, जो प्रावधान पहले नहीं था, इसके स्थान पर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो दिया गया था, इस सशस्त्र विद्रोह का मतलब यहाँ है जब जनता शस्त्रों के साथ में विद्रोह कर दे, जनता सड़कों पे आ जाए और हाथ में हथियार लेके आ जाए, ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकता है। तो आधार आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 352 का प्रयोग कब होता है। अगली बात करते हैं हम लोग
या तो हो जाए एक बात, या तो यह स्थितियां पैदा हो जाए, या फिर संभावना बन जाए, तो भी आर्टिकल 352 का प्रयोग हो सकता है। यानी कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर या तो यह स्थितियां पैदा हो रही हैं, जैसे भारी आक्रमण हो गया वास्तव में, अगर नहीं भी हो रहा है और संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है, तब भी हम आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा चाइना के साथ में अभी हमारे तनाव शुरू हुआ था, और उस घाटी के तहत ऐसा लग रहा था कि चाइना कभी भी हम पे अटैक कर सकता है, तो संभावनाएं बन रही थी कि भारी आक्रमण हो सकता है। तो जब संभावनाएं भी हो, युद्ध की संभावनाएं भी हो, शस्त्र विद्रोह की संभावनाएं भी हो, तो भी क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके देश में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। तो ये आपको समझ में आया कि ऐसी स्थितियां वास्तव में होगी हो या फिर संभावना हो, तब भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब तक आर्टिकल 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ, यानी देश में अब तक आपातकाल कितनी बार लगा है? 352 आर्टिकल का प्रयोग अब तक, यहां से प्रश्न बनता है अब तक कितनी बार हुआ, तो आपका उत्तर होगा 3 बार। आपका उत्तर होगा 3 बार। और 3 बार कब कब हुआ? देखिए, पहले में आधार क्या होगा? 1962 में आपातकाल लगा था और उसमें आधार था भारी आक्रमण। भारी आक्रमण किसने किया? चीन ने। ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी बार आपातकाल कब लगा? 1971 में। आधार क्या था? युद्ध। किसके साथ युद्ध किया? पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया। तीसरी बात करें हम लोग 1975 का आपातकाल, जो कि भारी आक्रमण भी नहीं हुआ, युद्ध भी नहीं हुआ, और इसमें आप लोग जो शब्द है यहां पर वो है आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी कहां हुआ? देश में ही हुआ, किसी ने नहीं किया ना, न तो आक्रमण किया न युद्ध हुआ। तो अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। यहां से प्रश्न है 1962 का आपातकाल, 1971 का आपातकाल, 1975 का आपातकाल। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे, पूरे डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। जैसे आप देखते हैं कई बार हम लोग जो मूवी देखते हैं, तो मूवी 3 घंटे के बाद में देख के हम अपने दोस्तों को पूरी स्टोरी सुना देते हैं। इस तरह से जब 1962 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, इसके पीछे क्या क्या घटनाएं थी, हम उन घटनाओं को साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग, पहला जो है 1962 का भारी आक्रमण। और इस भारी आक्रमण में जो हम लोग कि किसके साथ में, चाइना के साथ में कब युद्ध हुआ, उसको हम देखेंगे। तो 1962 की बात है। 1962 में यहां से ले लेंगे। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी देश आजाद होने के बाद ये पहला मौका था जब किसी विदेशी ताकत ने हम पर आक्रमण किया। उस समय हम लोग चाइना को अपना मित्र समझते थे, और उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय देश के राष्ट्रपति जो थे, यही पूछा जाता है कि 62 के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय देश के राष्ट्रपति थे। तो 1962 में ये कहते हैं कि 1962 के समय यानी 1950 के दशक में चीन और भारत के बीच में अच्छी दोस्ती थी, और लोग उसकी दोस्ती की दुहाएं देते थे, कस्में खाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा नारा भी दिया जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई। और पंडित नेहरू और चाइना के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन दोनों में गहरी मित्रता थी। यहां तक कि सीमा के ऊपर किसी प्रकार का सेना का पहरा नहीं था, आवाजाही इस तरह से होती थी कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं हो सकता।
लेकिन चीन ने एक अवसरवादी नीति अपनाई और भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। 1962 में अरुणाचल प्रदेश का उस समय जिसे नेफा कहते थे उस क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया और भारत की 38,000 वर्ग मील भूमि 38,000 वर्ग मील भूमि दबा ली और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और आज भी ये भूमि चीन के पास में है और वह दावा ठोकता है कि ये भूमि मेरी है। यहाँ पर भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और चीन की नीति उसे समझ में आई। तो ये 62 का युद्ध था जहां हमने करारी हार का सामना करना पड़ा। 1962 में जब भारी आक्रमण हुआ तो उससे हमने क्या लगाया, आपातकाल लगाया। हमें यही समझना है कि 1962 का आपातकाल क्यों लगा था। चाइना ने हम पे आक्रमण किया और इससे हमें क्षति हुई कि 38,000 वर्ग मील भूमि हमारी चली गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी बहुत इस बात को लेकर आलोचना भी हुई कि शांति के चक्कर में रह गए, उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। अगला लेते हैं हम लोग दूसरा जो टॉपिक था हमारा, दूसरा टॉपिक यानी पहला आप लोग देखें पहली बार क्या लग गया, आपातकाल। दूसरा आपातकाल कब लगा? दूसरा आपातकाल देखिए 1971 का आपातकाल। इसके पीछे एक कहानी है जो आपको याद रखनी है। 1975 का आपातकाल, दूसरे नंबर का 1971 का। इसका आधार क्या था? युद्ध। किसके साथ युद्ध हुआ? भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध। इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा यूं समझना है कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ और 1947 से पहले 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और इस भारत में से ही पाकिस्तान निकला और जो विभाजन किया गया उसका आधार धर्म था। धर्म के आधार पर यह कहा गया कि जहां मोमडन्स अधिक है वो पाकिस्तान है, जहां हिंदू अधिक है वो भारत है। खोजा गया कहां पर हिंदू अधिक है, कहां पर मुसलमान अधिक है। तो ऐसे दो क्षेत्र थे जहां पर मुसलमान अधिक थे। एक तो ये क्षेत्र पाकिस्तान का जिसको पश्चिमी भाग कहा जाता है, पश्चिमी भाग। तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। एक ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी भाग कह सकते हैं आप लोग, पाकिस्तान के दो भाग हो गए, पूर्वी भाग, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं। तो जैसे भारत का विभाजन हुआ वैसे ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे उसी समय। यानी इस्लामाबाद, यहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो यहां बैठती थी और यहां से शासन करती थी। यहाँ पूर्वी भाग में ये जो पूर्वी भाग था वो पाकिस्तान का ही भाग था, लेकिन यहाँ मोमडन्स अधिक होने की वजह से वहां उठा के इसको वहां तो ले जा नहीं सकते थे, इसलिए इसको भी पाकिस्तान माना गया और उसको भी। तो भारत के पश्चिम भाग में पाकिस्तान और पूर्वी भाग में पाकिस्तान। तो ये गलत हो गया, उस तरह से विभाजन हुआ उस समय भी। यहाँ पर जो इलाका था, इस इलाके में कुछ लोग बंगाली थे तो कुछ लोग मोमडन्स थे, लेकिन संख्या में ज्यादा बंगाली भाई थे, बंगाली। लेकिन जो पश्चिमी भाग की जो सरकार थी उन्होंने बंगालियों की संस्कृति को कुचलना शुरू कर दिया और उनके साथ में अत्याचार शुरू कर दिए। उन्हें स्वतंत्रता को दबाया गया, अभिव्यक्ति को दबाया गया। तो यहां पर एक नेता थे मुजबी रहमान, जो बंगाली नेता थे। उन्होंने यहां एक आंदोलन शुरू कर दिया और उनके नेतृत्व में पूर्वी भाग में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। सरकार यहां से चलकर इसको दबाने लगी, लोगों के साथ में मारपीट होने लगी और ये अपनी आजादी के लिए लड़ने लगे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। उर्दू थोपी गई इनके ऊपर, जबकि ये बंगाली लोग थे। तो ये लोग भाग भाग कर कहां आने लगे, कहां जाएंगे, पड़ोसी की पास ही तो जाएंगे। तो ये हम भारत में आने लगे, ऐसे कहते पूर्वी भाग से। हालांकि ये क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। किसमें? पाकिस्तान में ही अपने लोगों के साथ में क्या था, गृह युद्ध था। भारत का इससे कोई लेन देन नहीं था। लेकिन भारत को पीड़ा कब हुई?
जब ये भाग भाग के कहाँ आने लगे, भारत में आने लगे। और जब भारत में आए तो उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा जी थी। और इंदिरा जी ने पाकिस्तान सरकार से बात करी और बोले भाई इन लोगों को रोकिए, आपके जो ये लोग आ रहे हैं जिनको नाम दिया गया चकमा शरणार्थी, चकमा शरणार्थी, जो भाग भाग के भारत में आ रहे थे वो कौन थे, चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी का मतलब था या चकमा देके भारत की सीमा में प्रवेश करना, इसका मतलब इनको क्या कहा गया, चकमा शरणार्थी। और ये चकमा शरणार्थी जो थे वो पहले कुछ टुकड़ों में आया करते थे, लेकिन उसके बाद एक एक दिन में हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो गए भारत की सीमा पर। और भारत तो आप जानते हो अतिथि देवो भव, तो उन्होंने अपनी सीमा पर क्या कर दिया, टेंट लगा दिया और उन लोगों को बसाना शुरू कर दिया। लेकिन कितने दिन तक आप उनको खाना खिलाएंगे, टेंटों में रखेंगे। तो इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने, देश की प्रधानमंत्री, आपको ध्यान में रखना है किसकी बात हो रही है, 1971 की। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को क्या कहा, भाई इनको रोकिए। तो इन लोगों ने क्या कहा कि आप हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो। मैडम हमारे मामलों में आप क्या कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों देशों में तनातनी हो गई और युद्ध शुरू हो गया। नहीं चाहते हुए भी भारत को युद्ध में शामिल होना पड़ा। और ये जो गृह युद्ध था पाकिस्तान का था और भारत इसमें शामिल हुआ। और इस तरह से 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और ये युद्ध के कारण लगने वाली दूसरी इमरजेंसी थी। और हुआ क्या, देखिए आप लोग 1971 का, अगर आप युद्ध के बारे में अगर थोड़ा जानेंगे, आपको इंटरेस्ट है तो देखिए इसमें होता क्या है, इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम देखिए, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है लेकिन वो भारत जैसे विशाल देश को आंखें दिखाता है। इसके पीछे कौन है, विदेशी ताकत है, विदेशी ताकत। इस युद्ध में भी अमेरिका किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ था। और पाकिस्तान को अमेरिका ने क्या दिए थे, टैंक दिए थे। और कौन से टैंक थे, इस तरह के टैंक दिए थे कि भारत के पास में इसका कोई जवाब नहीं है और आप युद्ध करोगे तो जीतोगे। तो एक तरह से क्या दे दिया उन्हें, लॉलीपॉप दे दिया। और उस लॉलीपॉप से वो भारत से क्या हो गए, टकरा गए। और वास्तव में बहुत खतरनाक टैंक थे वो, भारत के पास में जवाब भी नहीं था। ऐसे कहते हैं कि भारत की सेना पस्त हो चुकी थी। इसके लिए अगर आप लोग इस युद्ध को जानना चाहें, इस विभाजन को जानना चाहें, तो एक पिक्चर आई थी गदर, याद रखें, गदर आपने देख रखी होगी। गदर एक प्रेम कथा, सनी देओल की एक पिक्चर थी जिसमें उन्होंने हैंडपंप को उखाड़ दिया था। उसमें इसको पूरा एक तरह से डायरेक्टर ने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से इस टॉपिक को उठा के इसके ऊपर एक पिक्चर बनाई थी कि किस तरह से भारत का दर्दनाक विभाजन हुआ और किस तरह से युद्ध हुआ और इस युद्ध में किस तरह से भारत ने विजय प्राप्त करी। उसके बाद भारत की वायुसेना आई और वायुसेना ने बड़ा करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को परास्त किया। और अंत में परिणाम ये निकला कि हम लोग जीते और भारत के थल सेना अध्यक्ष उस समय जनरल अरोड़ा थे। जनरल अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के जो थल सेना अध्यक्ष थे निया जी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया हजारों सैनिकों के साथ और भारत ने युद्ध जीत लिया। और भारत ने बहुत सारी भूमि पर कब्जा भी कर लिया पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और एक मजे की बात क्या थी, ये जो पूरी भाग था, इस पूरी भाग को आजादी मिली और इस पूरी भाग के स्थान पर क्या बन गया, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का निर्माण हो गया और आज वो जो पूरी पाकिस्तान था वहां पर एक नया देश है बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश का मुक्तिदाता कौन है, भारत है। और इंदिरा आयरन लेडी के नाम से जानी गई। और इंदिरा ने पाकिस्तान का यहां से बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया और यहाँ एक तीसरे देश का जन्म हो गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज अगर आप नक्शा देखें तो वहां पूरी भाग जो है वो बांग्लादेश है। और ये बात आज तक पाकिस्तान नहीं पचा पा रहा है। और आए दिन जो भारत के साथ में जो झड़पें हो रही, दर्द इन बातों का है उसे कि ऐसा है भारत, अगर भारत ने ठान ली तो उसका नामो निशान नहीं मिटा सकता है। और मिटा दिया, आपके सामने है।
और इस तरह से एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का, और 1971 का युद्ध भारत ने जीत लिया। ये थी कहानी 1971 के भारत पाक जो आपका युद्ध हुआ और उस समय इमरजेंसी जो लगी। अब आप लोग देखें, इसमें एक बात और रह गई क्या, इस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? भाई जब आप लोग आपातकाल पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति लगाएगा ना आपातकाल। तो जहां देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी हैं, तो वहीं राष्ट्रपति जो है उस समय, राष्ट्रपति आपको याद रखना है वीवी गिरी। वीवी गिरी उस समय देश के राष्ट्रपति जो थे वो वीवी गिरी थे। और इस तरह से 1971 का आपातकाल लगा और यहां पर इस आपातकाल के जरिए इंदिरा ने विजय प्राप्त की। उसके बाद तीसरा जो आपातकाल है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। शायद आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा जो टॉपिक होगा आर्टिकल इसी 352 का तीसरा पार्ट होगा। जैसे आपने देखा 62 का हो गया, उसके बाद 71 का हो गया। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आंतरिक गड़बड़ी। और आंतरिक गड़बड़ी क्या है, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब आया, इसलिए आपको अगला पार्ट देखना जरूरी है। इसको जानना चाहिए आपको कि सशस्त्र विद्रोह कैसे आया, आंतरिक गड़बड़ी था मूल संविधान में, और आज वहां पर कब लिखा गया, कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, ऐसा इंदिरा जी ने क्यों किया कि आंतरिक गड़बड़ी के लिए उन्होंने आपातकाल लागू किया। हमारा चैनल है, आप लोगों को पता है, मेगा एजुकेशन। अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।